आफ्टरनून बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई एम डॉक्टर दीप्ति लोहनी, लेक्चरर इन श्रीचंद्र सिंह शाही राजकीय गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बागेश्वर। आज का आपका टॉपिक है नीटिंग। बीए सेकेंड सेमेस्टर का एक चैप्टर है जिसके बारे में आज की क्लास होगी। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी बच्चे जितने बच्चे भी मेरा वीडियोस अभी तक देखे हैं और देख रहे हैं आगे, वो इस वीडियो को इस चैनल को मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप मेरे हर वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। वीडियो देखने के बाद लाइक बटन प्रेस करना ना भूलना बच्चों। तो आज का चैप्टर नीटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी कब से कहाँ से इसका आरंभ हुआ। सबसे पहले चौथी शताब्दी में इसका ऊनी मोज़ा मिस्र देश के मकबरे में पाया गया। यह बहुत मोटा था, मतलब महीन बुनाई का नहीं था, मोटी बुनाई का था, हाथ से बुना गया था। तो सबसे पहले इसका ये पाया गया मतलब मिस्र देश में। उसके बाद यूरोप में आई ये कला 15वीं शताब्दी में, लेकिन उसके बाद इस कला का वहाँ पर यूरोप में बहुत तेज़ी से विकास हुआ। स्पेन में रहने वालों ने सबसे पहले स्टील से बनी नीडल का इस्तेमाल किया नीटिंग करने के लिए। पहले तो हाथ से बुनाई की जाती थी शुरुआत, उसके बाद मशीन के द्वारा बुनाई करने की तकनीक का विकास बहुत समय बाद हुआ। सबसे पहले इंग्लिश क्यूरेटर जिनका नाम विलियम ली था, उन्होंने 1598 में पहली नीटिंग मशीन का आविष्कार किया, जो कि इंग्लैंड के थे। सबसे पहले जो उन्होंने मशीन का आविष्कार किया उसमें 1 इंच में सिर्फ 8 फंदे बनते थे और ये बहुत ही रूखी और मोटी बुनाई होती थी। बाद में इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा सुधार किया और 8 के स्थान पर 20 फंदे 1 इंच में इस मशीन ने बनाना शुरू किया। हाथ की अपेक्षा मशीन से 10 गुना कार्य किया जा सकता है। आजकल जो बाज़ार में उपलब्ध मशीनें होती हैं उसमें 1 इंच में 28 फंदे बन सकते हैं। अब निटिंग की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। निटिंग की परिभाषा बहुत सारे वैज्ञानिकों ने दी है, लेकिन परिभाषा समझने से पहले हम इसके अर्थ को समझेंगे कि इसका निटिंग का अर्थ क्या होता है। निटिंग विधि से जो वस्त्र निर्माण होता है, मतलब जो ऊनी वस्त्र होते हैं, उनमें फंदे से फंदा निकालकर इसका निर्माण किया जाता है और इसमें सिलाइयों का भी उपयोग होता है। पहले फंदे डाले जाते हैं सिलाइयों में धागे से या ऊन से डाले जाते हैं। उसके बाद दूसरे पंक्ति बनाने के लिए फिर फंदे निकाले जाते हैं। एक फंदे में दूसरा फंदा फंसा के, इस तरह से फंदे में फंदे फंसा के दूसरे फंदे बनाए जाते हैं, ठीक है। इसका अपने अलग अलग डिज़ाइन के अनुसार, रंगों के अनुसार इसका वस्त्र तैयार होता है। अब सबसे पहले हॉलैंड एवं सैडलर ने इसकी परिभाषा दी है कि निटिंग इज़ अ क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब निटिंग एक वस्त्र निर्माण की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सुइयों का उपयोग होता है। सुइयों का उपयोग कैसे होता है? इन टू फॉर्म अ सीरीज ऑफ इंटरलॉकिंग लूप्स, मतलब फंदे डालने के लिए एक क्रम में, सीरीज मतलब एक क्रम में फंदे डालने के लिए, ताकि एक या एक से ज़्यादा वस्त्र धागे तैयार हो सकें। फिर एक और डॉक्टर लेबार्थ हैं, इन्होंने निटिंग को परिभाषित किया है कि knitted fabrics are composed of rows of loops
with each row caught into the row previously formed. Knitted fabrics, जो बुने हुए वस्त्र होते हैं वो फंदों की एक पूरी लाइन से बनाए जाते हैं, जिसमें कि एक जो फंदे की लाइन होती है उसमें दूसरे बुने हुए फंदों को फिर से फंसा के इस तरह से वस्त्र बनाया जाता है। इसकी जो नीटिंग विधि से निर्मित वस्त्र होते हैं बहुत ही चिकनी सतह के होते हैं। इसे प्लेन स्टिच होती है जिसे सादी बुनाई भी कहते हैं। दूसरी ओर की सतह जो होती है उसमें उभार होते हैं जो उल्टी साइड कहते हैं, जिससे उल्टी बुनाई। ठीक है, इस प्रकार नीटिंग विधि से दो प्रकार की स्टिच होती हैं, सादी बुनाई और उल्टी बुनाई। सादी बुनाई मीन्स प्लेन स्टिच, उल्टी बुनाई और जिसे हम पर्ल स्टिच भी कहते हैं। नीटिंग विधि से जो वस्त्र बनते हैं उसमें फैलने व सिकुड़ने की अद्भुत क्षमता होती है। इस कारण ये जिस तरह का शरीर होता है उसी के अनुसार ये बिल्कुल फिट हो जाते हैं। मतलब अगर कोई बहुत ही मोटा व्यक्ति है तो उसके अनुसार, उसकी शरीर रचना के अनुसार ये उन्हीं निटिंग से बने वस्त्र फिट हो जाते हैं। और अगर कोई बहुत ही मतलब स्लिम है तो निटिंग से तैयार वस्त्र उसके लिए भी वही सेम वस्त्र उसके लिए भी फिट हो जाते हैं, स्लिम पर्सन के लिए भी, और वही सेम फैब्रिक थोड़ा हेल्दी पर्सन में भी के लिए भी सूटेबल होता है। अब इसमें क्या होता है, वायुरोधी विशेषता होती है, मतलब ये वायु को अंदर नहीं जाने देते हैं। इस तरह की बनावट होती है इसमें जिसके कारण ये गर्म रहते हैं। तो इसके लिए जाड़ों, जब सर्दियाँ होती हैं, मौसम ठंडा होता है तो ये गर्मी पहुंचाते हैं। और पसीना अंदर, मतलब वायु तो अंदर नहीं जा पाती है लेकिन शरीर की गर्मी बाहर निकल जाती है, इसलिए त्वचा को ठंडक भी पहुंचाते हैं। फिर निटिंग के प्रकार कौन कौन से होते हैं। निटिंग का पहला प्रकार है वेफ्ट निटिंग, दूसरा है जिसे हम बाना बुनाई भी कहते हैं, दूसरा प्रकार होता है वार्प निटिंग या ताना बुनाई। अब बात करते हैं वेफ्ट बुनाई की। इस विधि में जो हाथ से सिलाई की जाती है उसी तरह की रचना होती है। इसमें भी केवल एक ही धागे का प्रयोग होता है। इससे या तो फ्लैट वस्त्र तैयार होते हैं या वर्तुलाकार अथवा सर्पिलाकार। इसमें धागा पहले दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं ओर आता है फ्लैट निटिंग में। सर्कुलर निटिंग में क्या होता है, धागा एक बार स्क्रू में लपेटा जाता है, उसके बाद अपने आप ही घूमता रहता है गोल गोल। ठीक है, इस विधि से निम्न तरह के डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं, जैसे रिब निटिंग, गोलाकार या सपाट बुने हुए वस्त्र, उल्टे फंदे की बुनाई भी की जा सकती है और दोहरी बुनाई भी की जा सकती है। अब रिब निटिंग के द्वारा स्वेटर के बॉर्डर, गले की पट्टी, हाथ की मोहरी, इसी विधि से ये सारी जो वस्त्र होते हैं ये बनाए जाते हैं। मतलब एक वस्त्र का भाग जिसे हम कहेंगे वो सब इन्हीं रिब निटिंग से ही बनाई जा सकती है। साधारण बुनाई में जो सुइयाँ होती हैं उसमें धागे को गांठ लगा दिया जाता है और नई बनावट अपने आप बुनती जाती है, ये भी इसी दिशा में होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा हम प्रबंध कर सकते हैं कि हर बुनाई के साथ दिशा में भी परिवर्तन हो जाए। जब इस प्रकार की बुनाई से वस्त्र बनता है वह रिब आकृति की तरह ही होता है, बहुत लचीला होता है। जैसे कि पुरुषों के जो मोजे होते हैं वो रिब बुनाई के बने होते हैं, जिससे उन्हें पहनने में आसानी होती है। स्त्रियों के पोशाकों में भी रिब बुनाई होती है जिससे कि वस्त्र शरीर में सरलता से ठीक बैठ जाता है। फिर सेकंड है गोलाकार तथा समतल बुने हुए वस्त्र। इसमें क्या होता है, मशीन में बहुत सारी टेढ़ी सुइयाँ लगा दी जाती हैं एक समान की दूरी पर, सेम डिस्टेंस पे,
और इनसे जो वस्त्र बना जाता है वो, ये सुइयाँ उसके भार के अनुपात में ही लगी होती हैं। जिन मशीनों में सुई सर्कुलर होती है वो मशीनें मोज़े तथा अन्य गोल वस्तुएं बनाती हैं, और जहाँ सुइयाँ सीधी लाइन में होती हैं तो ये एक हरी चौड़ाई का वस्त्र तैयार होता है। फिर है उल्टे फंदे की बुनाई। इसके द्वारा भी वस्त्र बुने जाते हैं। उल्टे फंदों में खिंचाव ज़्यादा होता है, जिसके कारण बच्चों के मोज़े, स्वेटर, शॉल इसी बुनाई से बनाए जाते हैं। इसमें दोनों ओर, ठीक है, दोनों ओर मतलब आगे और पीछे दोनों से उल्टा फंदा लेकर बुना जाता है। पहले सामने की सिलाई से लिया जाता है, फिर उल्टे फंदे की बुनाई तैयार हो जाती है। ये जो उल्टे फंदे बुनाई हाथ से बुनकर ही तैयार होती है, बहुत ही सुंदर भी लगती है। दोहरी बुनाई क्या होती है? इस प्रकार की बुनाई हाथ और मशीन दोनों से ही की जा सकती है। इसमें सिलाइयों के 2 सेट काम में लाए जाते हैं, मतलब जो इससे और जो बुनाई होती है उसमें सिर्फ एक सिलाई का उपयोग होता है, लेकिन इसमें 2 सिलाई एक साथ उपयोग की जाती हैं। फिर आप दोहरी तो हो गई। इस प्रकार अलग अलग रंगों का उपयोग भी इस बुनाई में कर सकते हैं। जब वस्त्र तैयार हो जाता है बुनाई के पश्चात, तो एक और ऊनी धागे और दूसरी ओर सूती धागे अस्तर के रूप में दिखते हैं। अब इस वेफ्ट निटिंग के दोष भी होते हैं। सबसे पहला दोष इसका होता है कि इसके द्वारा जो वस्त्र तैयार होते हैं उनको पुनः वस्त्र बनाना संभव नहीं होता है। एक ही बार में संपूर्ण वस्त्र बन जाता है, जैसे कि स्वेटर और मोजे। इनका उत्पादन, इनकी बुनाई बहुत ही ज़्यादा कम होती है और निश्चित नाप के वस्त्र बनाए जाते हैं। उसी के अकॉर्डिंग निश्चित फंदे, गिने हुए फंदे और आकार की मशीन का ही प्रयोग होता है। इसमें कोई कटाई सिलाई नहीं की जा सकती है इन वस्त्रों पर, ठीक है, क्योंकि निश्चित आकार के होते हैं और एक ही बार में बन जाते हैं। इस वजह से इनमें कोई कटाई नहीं की जा सकती। फिर है वार्प निटिंग। वार्प निटिंग में क्या होता है? ये फ्लैट विधि से वस्त्र बनता है। इस विधि वार्प निटिंग से इसमें चौकोर कपड़ा तैयार होता है। वेफ्ट निटिंग और वार्प निटिंग में मेन अंतर ये होता है कि वेफ्ट निटिंग एक धागे से की जाती है और वार्प निटिंग में प्रत्येक फंदे के लिए अलग अलग धागा यूज़ होता है। वार्प निटिंग में क्या होता है? मशीन में हर फंदे के लिए अलग अलग धागा इस्तेमाल होता है। बुनाई नीचे से ऊपर की ओर जाती है। फंदे को आपस में जोड़ने के लिए प्रत्येक फंदा अपने दाएं फंदे को भी साथ में बनाता जाता है। इसमें प्रत्येक फंदे के लिए प्रत्येक अलग धागा और प्रत्येक धागे के लिए एक सुई लगी होती है, ठीक, मतलब हर फंदे के लिए अलग धागा इस्तेमाल होता है और हर धागे के लिए अलग सुई होती है। हर सुई अपने अपने धागे का फंदा बनाती है। फंदों की जो पंक्तियाँ होती हैं, जितनी लंबी पंक्तियाँ होती हैं, उनको आपस में मिलाने के लिए हर पंक्ति में धागा अपने फंदे से हटता है और दोबारा से दाईं ओर एक और फंदा बनाता है। इस तरह अगली पंक्ति में बाईं फंदे को बना देता है। इस प्रकार इसी तरह से हर पंक्ति में फंदे बनते चले जाते हैं। पहली पंक्ति में फंदा दाईं ओर और उसके बाद वाली पंक्ति में बाईं ओर फंदा बनता है। इस प्रकार धागा दाएं और बाएं फंदों को बनाता हुआ पहला जिगजैग डिज़ाइन में बुनाई करते जाता है और फंदे तेज़ी से दूसरे फंदे के साथ इंटरलॉक होते जाते हैं, ठीक है, मतलब आपस में जुड़ते रहते हैं। अंतर्गठित इंटरलॉक इसके अंतर्गठित होते जाते हैं, एक दूसरे के साथ आपस में ही जुड़ते जाते हैं। वस्त्र की सीधी तरफ सीधी रेखाएं व उल्टी तरफ आड़े फंदे दिखाई देते हैं। जब हम वस्त्र को सीधा करते हैं तो सीधी तरफ क्या होती हैं? सीधी रेखाएं होती हैं और उल्टी तरफ आड़े फंदे हमें दिखते हैं। जो वार्प निटिंग से तैयार वस्त्र बहुत ही कोमल, टिकाऊ और मजबूत होते हैं।
इनकी रचना भी महीन होती है, इसमें सलवटें नहीं होती हैं, सलवटें होती हैं, और प्रतिरोधक क्षमता भी होती है, इसमें पाई पाई जाती है। इसमें घर्षण और रगड़ सहने का अद्भुत गुण समाहित होता है। इसी के कारण वाव निटिंग से बने वस्त्र बहुत ही लोकप्रिय होते हैं, परंतु इनमें प्रत्यास्थता का थोड़ा सा अभाव रहता है, थोड़ी कमी होती है। फिर भी ये वस्त्र परिधान अत्यंत उत्तम होते हैं। दस्ताने, अंडरवियर, बनियान, स्कार्फ, टी शर्ट, फाउंडेशन, गारमेंट, ये सभी वाव बुनाई से ही बनाए जाते हैं। अब इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला है रेशियल, मिलेनीज तथा ट्राइकोट। रेशियल रेशियल क्या होता है? रेशियल में अलग अलग तरह के नमूने और डिज़ाइन होती हैं। इसमें फिलामेंट और स्टेपल, मतलब लंबा और छोटा धागा दोनों ही धागों का इस्तेमाल होता है, और इसको बहुत ही सुंदर, आकर्षक और मनभावन वस्त्र इससे तैयार होते हैं। ये क्रोशिया से की जाती है, खुली जालदार रचना होती है। इसमें 3 विमितीय रचना का आभास हमें मिलता है। बहुत ही सघन वस्त्र की बुनाई की जाती है। इसके द्वारा नेट, लेस, ड्रेपरी, कर्टेन पर्दे, पावर नेट, वस्त्र आदि बनाए जाते हैं। इसकी मेन इसकी रेशल से नेट का ही नेट न जालीदार वस्त्र बनाए जाते हैं। इसके बाद में ट्रिको के बाद निटिंग, इसमें रेशल निटिंग ही आती है। इसमें फिलामेंट और स्टेपल दोनों प्रकार के धागों का प्रयोग होता है। क्रोशिया से बनी होती है। ज़्यादातर इसके लिए महिलाओं के परिधान ही बनाए जाते हैं। पुरुषों के सूट भी बनते हैं और खेल के कपड़ों में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फिर मिलेनीज, इससे उच्च कोटि के मजबूत वस्त्र बनते हैं। रचना अत्यंत बारीक होती है, बहुत ही महीन होते हैं, और इसमें पर्याप्त प्रत्यास्थता होती है। इससे केवल 2 प्रकार की स्टिच बनाई जाती हैं, केवल प्लेटेड और स्ट्रिप्ड डिज़ाइन ही बनाई जा सकती है, परंतु इन 2 डिज़ाइनों से भी बहुत ही सुंदर वस्त्र तैयार होते हैं। मिलेनीज को बुने वस्त्रों की रानी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे तैयार वस्त्र बहुत ही मनभावन, आकर्षक होते हैं और बहुत ही सुंदर होते हैं, इसलिए इसे बुने वस्त्रों की रानी कहा जाता है। अब ट्राइकोट, तीसरा प्रकार है वाव निटिंग का, ट्राइकोट। ट्राइकोट शब्द जो है, इसका अर्थ होता है निट करना या बुनाई करना। इसकी उत्पत्ति फ्रेंच शब्द ट्राइकोटर से हुई है। इस एक ट्राइकोट जो वस्त्र होते हैं, एक निटिंग मशीन, ट्राइकोट निटिंग मशीन द्वारा वस्त्र तैयार होते हैं। अलग अलग नमूनों से और अलग अलग डिज़ाइनों से ये वस्त्र बनाए जाते हैं। इसमें छोटे छोटे डॉट का इस्तेमाल होता है और बड़े बड़े नमूने भी लिए जाते हैं। इससे बने वस्त्र अत्यंत मजबूत होते हैं। फरयुक्त वस्त्र भी बनाए जाते हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर और एकदम असली फर का आभास देते हैं, लेकिन असली नहीं होते। इनकी रखरखाव, देखभाल, सफाई, धुलाई बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसानी से हो जाता है, क्योंकि कृत्रिम रेशों के बने होते हैं। इनमें कीड़े, फफूंदी और छोटे सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं पड़ते, उनका भी कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ता है, कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता है इसका। अब आता है लेस। लेस बनाने वाले जो अलग कारखाने होते हैं, इस बनाने वाले कारखानों से जो वस्त्र बनते हैं उसका अलग ही तरीका होता है। इनका फैलाव बुने वस्त्र की अपेक्षा कम होता है। इनके वस्त्र लेस से जो वस्त्र तैयार होते हैं, उनमें सिर्फ इनको किसी भी परिधान को आकर्षक और सजाने का उपयोग होता है। लेस सूती, लिनन, सिल्क, नायलॉन, पॉलिएस्टर और दूसरे संश्लेषित मतलब मिश्रित धागों से ही बनाए जाते हैं।
देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। हाथ और मशीन दोनों प्रकार से बनते हैं। लेस, हाथ से बनी लेस बहुत ही कोमल होती है और महीन होती है और टिकाऊ भी होती है। इसमें हाथ से बनी लेस में ज़्यादातर लिनन के धागे का उपयोग किया जाता है। सूती, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और इन धागों से मशीन द्वारा लेस की बुनाई की जाती है। मशीन से बनी लेस देखने में अत्यंत सुंदर और आकर्षक लगती है। क्रोशिया लेस क्रोशिया से भी बनाई जाती है। क्रोशिया से बनी लेस जो होती है उसमें स्वेटर, बैग, मेज़पोश, टीवी कवर, इस तरह के सजावटी सामान लेस से बनाए जा सकते हैं। सुई के उपयोग से भी सुंदर लेस बना सकते हैं। सुई के द्वारा फूल डिज़ाइन में काज, टाँके में भरकर नमूने बनाए जाते हैं। इसी प्रकार एक टेटिंग प्रक्रिया होती है, इसमें भी गांठ लगाते हुए लेस की डिज़ाइन बना सकते हैं। अब लेस का उपयोग क्यों होता है? लेस का उपयोग होता है किसी भी वस्त्र या परिधान को बहुत अत्यंत आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। लेस के उपयोग निम्नलिखित है। इसका पहला उपयोग होता है कि एक ही सिरे पर डिज़ाइन वाला लेस, जिसे हम फ्लांसिंग कहते हैं, किनारे पर लगने वाली लेस होती है। दोनों सिरों पर डिज़ाइन युक्त लेस या गैलून, वस्त्र के बीच में लगने वाली लेस, संपूर्ण वस्त्र में लगने वाली लेस, बीडिंग या रिबन डालकर लेस तैयार करना और बूटे डालकर। अब एक ही सिरे पर डिज़ाइन वाली लेस जो होती है, इसमें सिर्फ किनारे पर डिज़ाइन और कंगूरे बने होते हैं। दूसरा किनारा इसका एकदम सीधा साधा होता है, उसमें कोई डिज़ाइन नहीं होती है, सिर्फ एक ही किनारे पर डिज़ाइन होती है। किनारे पर लगने वाली लेस, जिसे हम एजिंग भी कहते हैं, सिर्फ वस्त्रों के किनारों पर बनाई जाती है। एक किनारा सीधा होता है, दूसरे किनारे पर कंगूरे होते हैं। इसका उपयोग होता है ड्रेस, गाउन, ब्लाउज, रुमाल, फ्रॉक आदि पर इस प्रकार की लेस लगाई जा सकती है। चौड़ाई इसकी होती है 1.5 से 2 इंच। दोनों सिरों पर डिज़ाइन युक्त लेस या गैलून, इसमें दोनों सिरों पर सुंदर कंगूरे डिज़ाइन होते हैं। चौड़ाई होती है 2 से 2.5 इंच तक। लेस का उपयोग ऊपर से फ्रिल के रूप में या बॉर्डर के रूप में किया जाता है, मतलब झालर के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं या बॉर्डर के रूप में। फिर वस्त्र के बीच में लगने वाली लेस बहुत ही सुंदर होती है। इसके दोनों सिरे सीधे होते हैं। ये फ्रॉक, स्कर्ट जो तुरपन वाले स्थानों पर लेस लगाते हैं, इसमें कोई कंगूरे नहीं होते हैं। संपूर्ण वस्त्र पर लगने वाली लेस, इस लेस की चौड़ाई होती है 66 इंच तक, 66 इंच। इसमें संपूर्ण चौड़ाई में डिज़ाइन और नमूने बने रहते हैं। कभी कभी एक ही नमूना एक निश्चित अंतराल पर दोहराया जाता है। इस तरह की जो लेस होती है एक पूरे वस्त्र के समान होती है और इसका उपयोग विशिष्ट, मतलब एक अलग तरीके की पोशाकों को बनाने के लिए किया जाता है। अब दूसरी होती है बीडिंग या रिबन डालकर। छठी प्रकार की लेस होती है बीडिंग या रिबन डालकर। इसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर छोटे छोटे छेद बने होते हैं। इन छेदों में से रंग बिरंगे पतले से रिबन को पिरोकर बांधकर निकाला जाता है। यह बहुत ही सुंदर लगती है। फिर है बूटे। यह छोटे छोटे बूटे के आकार में होती है। इससे विभिन्न परिधानों को सजाया जाता है जो आकर्षक सुंदर लगते हैं, जैसे कि फ्रॉक, टेबल कवर, सलवार सूट, ब्लाउज, नैपकिन, साड़ी, टीवी कवर इत्यादि। ठीक है, ये तो हो गई आपकी लेस। अब आता है नमदा यानी कि फेल्ट। ये भी आपके कोर्स में है बच्चों। तो आप बात करते हैं नमदा के बारे में। नमदा एक प्रकार के वस्त्र होता है और मजबूत और टिकाऊ बनने के लिए इसमें धागों को एक दूसरे में जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। यह धागों से नहीं बनाया जाता है, रेशों से बनाया जाता है। इसका उत्पादन इस बात पर निर्भर करता है कि ऊन की सतह या फर को गीली दशा में या भाव के सामने रगड़ा जाता है। तब रेशे जब एक दूसरे में मिल जाते हैं, एक दूसरे में आसानी से मिल जाते हैं, तभी वो नमदा का रूप धारण कर लेते हैं। जब यह रेशों की निकटता यही रेशों की निकटता इस वस्त्र को बनाने में मदद करती है। इसके रेशे कितने घने रूप से चिपक जाते हैं, जितने ज़्यादा घने रूप में होंगे, चिपके होंगे आपस में, उतनी ही ज़्यादा वो इसकी शक्तिशाली होंगे, आसानी से फटेंगे नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। साधारण नमदा का उपयोग कहाँ पर होता है? घरेलू कार्यों के लिए किया जाता है।
जो फेल्ट हैट तैयार की जाती है वो नंदा से ही मनुष्यों के पहनने के लिए की जाती है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। ये आपका निटिंग टॉपिक कंप्लीट हो गया। और इसमें इस चैप्टर में अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और ये मेरा वीडियो बहुत ही लेट मैंने अपलोड किया है, तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट, कोई भी कंप्लेन हो, कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, कोई भी पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ जिसका रिप्लाई मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। वो है कि धागों को आपस में मिलाकर और गूंथ कर जो वस्त्र बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए सबको, सबका रिप्लाई। और वीडियो देखने के बाद इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।